आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो स्टार्ट करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि इस यात्रा में वास्को डी गामा को किसने हेल्प की थी, तो अब्दुल मनीद ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ये क्वेश्चन बन चुका है कि बीजापुर के से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। अब देख लेते हैं यूरोपीय कंपनी और उनकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री देख लेते हैं। पुर्तगालियों की कोचीन में 1503 में, डच की मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेजों की भी मसूलीपट्टनम में 1611 में, डेनिश की त्रावणकोर में 1620 में, फ्रांसीसी सूरत 1668 में। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व मात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। कोलाचैल की लड़ाई। कोलाचैल का युद्ध या कोलाचैल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनोय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक्चुअली कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ वैद्रा युद्ध से हुआ। तो वैद्रा युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। मैं जितना भी कंसेप्ट लेके आई हूँ यहाँ से या तो PYQ बन चुके हैं या बनने की संभावना है, कुछ भी मतलब
एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो बेफालतू की हो। सब एकदम जो भी इम्पोर्टेंट है वो है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को मुंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। तो मुंबई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियर ने। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि 3 गांव कौन से थे? सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अब आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष देख लेते हैं। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब यहाँ नहीं, ऑस्ट्रिया को लेकर अंग्रेजों के बीच जो उधर यूरोप में चल रहा था संघर्ष, उसी वक्त इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद बना। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर
नासिरगंज और भतीजे मुजफ्फरजंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीति बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर-जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का आंग्ला नवाब बन गया। 1750 में नासिर-जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बन गया। मैं कंसेप्ट इसलिए भी लेके आती हूँ कि 2-4 लाइन फालतू आपको लगता होगा पढ़ने में, मतलब छोटा-छोटा करके पढ़ो, स्लाइड ले आओ, कम और बस बोल दो ऐसे ही मुँह से, तो उससे क्या होता है कि ना तो याद रहता है और कंसेप्ट भी इतना क्लियर नहीं हो पाता। 4-5 लाइन बेशक एक्स्ट्रा पढ़नी पड़े, लेकिन कंसेप्ट क्लियर तो होना चाहिए कि अगर कथन कांड में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग समझ सकें उसको और सही कर सकें। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 ईस्वी में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वार्डिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो वार्डिवास की लड़ाई किन के बीच हुई? अंग्रेजी सेना और सर आयरकूट के नेतृत्व में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब PYQs देख लेते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दालमीड़ा। ब्लू वाटर नीति जो थी वो दालमीड़ा की थी। मैं यहाँ लेके भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन PY मतलब कौन से ईयर में किस राज्य के मतलब किस स्टेट के एग्जाम में आया, यूपी में आया, उत्तराखंड में या फिर बिहार में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, पुर्तगाली। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन सी 1498 ईस्वी को,
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैरपर, जमोरिन, अल्बुकर्क या अल्मेदा? तो इसका आंसर है जमोरिन। अब है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, समुद्री यात्री और देश। तो ये स्पेन है, स्पेन का है क्रिस्टोफर कोलंबस, और पुर्तगाल का है वास्को डी गामा, और हॉलैंड का है तस्मान, ग्रेट ब्रिटेन का है कैप्टन कुक। ये इसकी व्याख्या है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी, जो वर्तमान में तस्मानिया है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन सी अल्बुकर्क। इसकी व्याख्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये 1510 में है, जो हमने यहाँ भी पढ़ा था कि फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना। तो ये यहाँ हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये सब सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसमें है ऑप्शन बी कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार एवं एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा जहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? ऑप्शन सी हुगली। नेक्स्ट, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। थर्ड है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था।
पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? एक सेकेंड। इसमें पुर्तगाली आना चाहिए था, शायद ये गलत। तो ये पुर्तगाली है। इसमें ही पुर्तगाली आना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही है, ना कि सी। ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन बी, जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतानोती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक खंडपीठ में जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 16 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? तो मद्रास। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन बी, फ्रेंच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। या डी, उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ध्यातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी द महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था भारत का? तो अकबर था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए है, अकबर। नो सॉरी, एक सेकेंड, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन डी, सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को निरंतरता को भंग किया, तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्दास में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो ऑप्शन ए सही है, भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दास में यानी कि 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखानों को स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी, सूरत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन सी, थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में और फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। मतलब अंग्रेजों का स्थायी
सूरत में 1613 में और फ्रांसीसियों का 1668 में। नेक्स्ट है वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन डी सूरत। नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए बिहार। सोरा और अफीम, यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत में देन थी? तो ऑप्शन डी कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनसे अंग्रेजों की भारत को धन कोई भी नहीं थी, सब मतलब पहले से ही था। तो यहाँ हमारे टॉपिक मतलब कंसेप्ट विद PYQ खत्म होता है। तो थैंक यू एवरीवन।